नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, समीकरणों को संतुलित किया जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 का जो चैप्टर है उसका पार्ट संख्या 2 है, दूसरा भाग है। तो इस भाग में हम रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम आसानी से रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को बैलेंस करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। और ये जरूरी क्यों है, क्यों हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि कक्षा 9 में जो हमारा एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उस नियम के अनुसार कि हम किसी भी पदार्थ में द्रव्य को नष्ट नहीं कर सकते, किसी भी पदार्थ के द्रव्य को नष्ट नहीं कर सकते, उसके द्रव्यमान को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें मेटल्स के परमाणु को संतुलित करना है, यानी कि धातुओं के परमाणु को सबसे पहले हम संतुलित करेंगे। अब बात आती है कि जो कुछ धातुएं हैं, जैसे हमारा कौन कौन सी धातु हो सकती हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, ठीक है। तो ये धातुएं हैं। अगर सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण में हम इनके परमाणुओं को बैलेंस करेंगे, या इसके अलावा भी जैसे आपका बेरियम हो गया, ये भी एक धातु है, एल्युमिनियम हो गया या Fe हो गया, ये भी धातुएं हैं। तो एल्युमिनियम हो गया, Ag सिल्वर हो गया, तो ये भी क्या है, धातुएं हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। कैल्शियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, यानी कि जितनी मेटल्स होंगी उनको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल्स में कौन से होंगे, नॉन मेटल्स में जो अधातुएं होती हैं, तो हमें दूसरे नंबर पे अधातुओं को बैलेंस करना है। जैसे कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, यानी कि कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन और आपके सल्फर, इनको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल्स को और उसके बाद नॉन मेटल्स को। तीसरे नंबर पे, हालांकि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन भी है, लेकिन तीसरे नंबर पे हम किसको बैलेंस करेंगे, तीसरे नंबर पे हम बैलेंस करेंगे किसके परमाणुओं को, ऑक्सीजन के परमाणुओं को। और चौथे नंबर पे सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन के परमाणुओं को बैलेंस करेंगे। तो एक ये क्रम बनाएंगे। जब हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें मेटल्स को बैलेंस करना है, यानी कि धातुओं के परमाणुओं को दोनों ओर बैलेंस करना है। दूसरे नंबर पे हमें अधातुओं के परमाणुओं को दोनों ओर बैलेंस करना है। तीसरे नंबर पे हमें ऑक्सीजन के परमाणुओं को बैलेंस करना है। और सबसे लास्ट में हमें किसके परमाणु को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन के परमाणुओं को बैलेंस करना है। तो इस आधार पर हम बहुत सारी अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे और इजीली संतुलित कर लेंगे एक सीरियल क्रम से। कैसे करेंगे, हम उदाहरण लेते हैं। एक स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इनसे दोनों गैसेस हैं और इनसे संयोग करके क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। अब देखेंगे कि ये समीकरण बैलेंस नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना है। दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर एक ही परमाणु है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है। तो ये बैलेंस नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना है। हम यहां देख पा रहे हैं कि मेटल्स कोई नहीं है। सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे, लेकिन दोनों ओर कोई भी मेटल्स उपस्थित नहीं है। उसके बाद आती है नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। तो पहले नॉन मेटल देख लेते हैं। नॉन मेटल हमारे पास क्या है, इसमें इस समीकरण में क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसको बैलेंस करेंगे। अब यहां देखेंगे कि अभिकारक की ओर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद की ओर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 बनाना है, तो सीधे से हम आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक। अब देखिए, जब हमने अब उसके बाद हमने क्या करना है, नॉन मेटल्स को बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन का मतलब ही नहीं है। अब बात आती है हाइड्रोजन। चौथे नंबर पे हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। अब देखेंगे यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां कितने हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, इसको 6 बना देंगे, यानी कि 3 दूनी 6। तो ये हमारी समीकरण हो गई बैलेंस, ठीक है।
नाइट्रोजन भी बैलेंस और हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, देन नॉन मेटल्स को, उसके बाद ऑक्सीजन को और उसके बाद हाइड्रोजन को। इस तरह से हमें बैलेंस करना है और इस आधार पर हम बहुत आसानी से रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर लेंगे। आगे हम एक दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, भाई एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप प्राप्त होता है। देखिए दूसरी समीकरण है कि हमें सबसे पहले मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, इस तरह से हमें सीरियल में परमाणु को बैलेंस करना है। एक समीकरण हम दूसरी लेते हैं, स्टेटमेंट है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया है, तो हम इसको ले लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड गिव्स BaCl2 गिव्स AlCl3 प्लस AlCl3 और क्या बन रहा है आपका बेरियम सल्फेट, क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4, ये बन रहा है, ये आपकी अभिक्रिया है। इसको हमें बैलेंस करना है। ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें किसको संतुलित करना है, मेटल्स को। अब यहां देखेंगे कि मेटल्स को संतुलित करने के लिए दोनों ओर मेटल्स के परमाणुओं की संख्या को देखेंगे। अभिकारक की ओर मेटल्स में सबसे पहले हम एल्युमिनियम को संतुलित करते हैं, तो एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हैं परमाणु, और इधर एल्युमिनियम के कितना परमाणु है, 1, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे 2, यानी कि अब ये एल्युमिनियम इधर भी 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए। एक और धातु है बेरियम, बेरियम को बैलेंस करेंगे तो बेरियम इधर 1 है और इधर भी 1 है, बेरियम बैलेंस है, ठीक है, धातु बैलेंस। अब हम अधातु की ओर जाते हैं। अधातु कौन है इसमें, सल्फर। यहां पर है सल्फर के कितने परमाणु हैं, 3, SO4 में SO4 का होल थ्राइस है, इसका मतलब सल्फर के 3 परमाणु हैं, और इधर सल्फर का 1 परमाणु है, इधर सल्फर का कितना है, 1 परमाणु है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे नॉन मेटल्स को हमने बराबर कर लिया। अब वापस हम किसको, मेटल्स को एक बार चेक कर लेंगे। जब हम कोई भी किसी भी स्टेप को अपनाएंगे, नॉन मेटल्स को जब हम बैलेंस करेंगे तो उससे वापस हम फिर मेटल्स को एक बार चेक करेंगे कि मेटल्स में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो मेटल्स को फिर चेक कर लेते हैं। Al2 यहां पर भी 2 है, एल्युमिनियम के यहां भी 2 है, ठीक है, बेरियम यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अब देखिए वापस यहां पर जब हमने सल्फर को 3 किया तो बेरियम यहां पर भी 3 हो गया, बेरियम भी 3 हो गया, और यहां बेरियम कितना है, 1, तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, यहां पर 3 कर देंगे बेरियम। अब देखो बेरियम भी बराबर हो गए। अब देखिए एल्युमिनियम कितने हैं, यहां 2, यहां भी 2 हैं, उत्पाद की ओर, अभिकारक की ओर भी 2 हैं एल्युमिनियम के परमाणु। धातु में बेरियम भी यहां पर 3 है, यहां भी बेरियम 3 है, ठीक है। अब अधातु में सल्फेट यहां कितने हैं, होल थ्राइस है, 3 परमाणु हैं सल्फर के, यहां भी 3 परमाणु हैं, यानी कि धातु और अधातु हमारे हो गए बैलेंस। अब बात आती है धातु अधातु को बैलेंस करने के बाद अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहां देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहां पर है तो O4 का होल थ्राइस है, तो 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 मल्टीप्लाई 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं यहाँ, 12। और यहां देख लेते हैं यहां कितने हैं, O4 है, O4 और 3 यहां है, तो 3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि ऑक्सीजन के यहां भी कितने हो गए, 12। यानी कि अब ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस है, हाइड्रोजन है नहीं इसमें, तो ये अभिक्रिया हो गई हमारी बैलेंस। Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 BaCl2 गिव्स 2 AlCl3 प्लस 3 BaSO4, ठीक है। तो ये समीकरण बैलेंस हो गई। चलिए तीसरा स्टेटमेंट लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन करने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S
कब वायु में दहन, दहन जब भी होगा तो वायु से अभिक्रिया होगी। ऑक्सीजन से क्या बन रहा है आपका, जब सल्फर डाइऑक्साइड की जब हाइड्रोजन सल्फाइड की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है तो हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, जल और SO2 बन रहे हैं। जल बन रहा है H2O और SO2। अब ये अभिक्रिया बैलेंस करना है, इसको संतुलित करना है, संतुलित है नहीं। कैसे करेंगे संतुलित, वही प्रक्रिया, सबसे पहले मेटल्स को, सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है, मेटल्स को, फिर हमें किसको करना है, नॉन मेटल्स को, फिर हमें किसको करना है, ऑक्सीजन को, और फिर हमें किसको करना है, हाइड्रोजन को। अब यहां देखेंगे मेटल्स है, नहीं है, मेटल्स कोई नहीं है, सल्फर है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन को हम तीसरे नंबर पे संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम सल्फर को बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं। सल्फर यहां भी एक परमाणु है और उत्पाद की ओर भी एक ही परमाणु है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहां कितने हैं, एक ये है, दो ये, तीन, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो। अब क्या करें, ये तो समस्या। अब क्या करें, इसको करने के लिए इधर 3 है और इधर कितना है, 2। तो अगर यहां हम 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। इसको हम कम कर नहीं सकते, ये तो ऐसे ही रहेगा, परिवर्तन नहीं करेंगे हम, किसी भी यौगिक के फार्मूले में चेंज नहीं कर सकते। यहां हम 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तब यहां 3 हो जाएंगे, यानी कि बैलेंस नहीं हो रहा है। अब देखो एक और तरीका है जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। देखिए हमें कितना करना है, 3 करना है, इस तरफ 3 करना है। तो हम क्या करें, यहां पर 3 ही लगाएं, ठीक, और 3 को हम क्या करते हैं, 3 के बटे 2 लिख देते हैं। 3 के बटे क्या लिख देते हैं, 2। 3 के बटे हमने क्या लिख दिया, 2। 3 के बटे 2 लिखने का मतलब हो गया 1.5। कितना हो गया, 1.5, और 1.5 हो गया तो 1.5 O2 का मतलब हो जाता है 3 ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक। अब यहां भी 3 ऑक्सीजन के परमाणु, यहां भी 3 ऑक्सीजन के परमाणु, लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि नीचे कितना है, 2 है, इसलिए हमने 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरी समीकरण में। जब हम पूरी समीकरण में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2H2S प्लस। जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जब इसके 2, या हम इसको फिर 2 3/2 O2 ऐसे लिख लेते हैं तो क्या होगा, अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2H2O प्लस यहां 2SO2, ये हो गया। अब देखिए इसको हमें अब सरल करना है तो क्या हो जाएगा आपका 2H2S प्लस 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 3O2 बचेगा। ये कट गया तो 3O2 बचा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2H2O प्लस 2SO2, ठीक। अब देख लीजिए ये समीकरण बैलेंस है या नहीं है। सल्फर को देखते हैं, सल्फर कितने हैं, सबसे पहले हमें मेटल्स है नहीं तो नॉन मेटल ही चेक करेंगे। सल्फर कितने हैं, यहां 2, और यहां भी सल्फर 2। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 6, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ये हैं, 2 ऑक्सीजन यहां लगे हैं, और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो गए ऑक्सीजन भी। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि सब चीज बैलेंस हो गई, रासायनिक समीकरण हो गई बैलेंस। हमें ये ध्यान, बस प्रक्रिया वही है कि सबसे पहले मेटल्स को हमें बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। इस आधार पे हम क्या कर देंगे, सारी समीकरणों को, बहुत बड़ी से बड़ी समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और लेते हैं समीकरण जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी हैं। अब कुछ समीकरणें दी हैं, उन समीकरणों को हम देख लेते हैं एक एक करके। निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। बस इसी आधार पे हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक समीकरण है HNO3, आपके एनसीईआरटी में है HNO3 प्लस HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, और क्या बन रहा है, जल बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट और जल, ठीक है।
ये रासायनिक समीकरण है, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको क्या करना है, बैलेंस, ठीक है। HNO3 फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी अपक्रिया हो रही है तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल बन रहा है। तो किस प्रकार से हम इसको बैलेंस करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले वही प्रक्रिया है कि हमें क्या करना है, किसको बैलेंस करना है, मेटल्स को। तो यहाँ मेटल्स को, कोई मेटल यहाँ है, ये कैल्शियम मेटल है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ भी कैल्शियम का एक परमाणु है, यहाँ भी कैल्शियम का एक ही परमाणु है, कैल्शियम बैलेंस है, कोई बात नहीं। आगे हम बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की ओर। नॉन मेटल में कौन सा है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को देखते हैं, यहाँ एक है और यहाँ NO2 का होल ट्वाइस है, NO2 का होल ट्वाइस, यानी कि नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं। तो दो परमाणु हैं नाइट्रोजन के, तो हमें, और यहाँ पर नाइट्रोजन का एक है तो हम इसके आगे दो लगा देंगे, तो अब नाइट्रोजन के यहाँ भी दो हो गए, नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस। फिर हम वापस चेक करेंगे एक बार मेटल्स को कि मेटल्स में तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। फिर देख लेते हैं मेटल्स कितने, यहाँ कैल्शियम एक, यहाँ भी एक, अब यहाँ नाइट्रोजन दो और यहाँ भी नाइट्रोजन दो, यानी कि नॉन मेटल मेटल हो गए बैलेंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3 और दूनी 6, 3 दूनी कितना है 6 है, और 2 यहाँ पर है OH का होल ट्वाइस, तो 6 और 2 8। ऑक्सीजन कितने हैं 8, ठीक। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ये कितने हैं 3, O3 का ट्वाइस है, तो ये 6 ये हो गए और एक ये हो गया 7, और हमें कितने करने हैं 8। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 2। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। फिर हम एक बार चेक करेंगे मेटल से। मेटल कैल्शियम एक, यहाँ भी कैल्शियम एक, नाइट्रोजन यहाँ 2 नॉन मेटल में, और यहाँ भी नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, ऑक्सीजन हो गए कितने, यहाँ हो गए ऑक्सीजन के परमाणु कितने 3 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और यहाँ कितने हो गए 3 दूनी 6 2 8, ऑक्सीजन भी। अब हम हाइड्रोजन की तरफ बढ़ते हैं सबसे लास्ट में। हाइड्रोजन कितने हैं 2 H है, तो यहाँ पर 2 हो गए और 2 ये हो गए 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4, यानी कि ये रासायनिक समीकरण हो गई बैलेंस। इस तरह से हम सब, वही प्रक्रिया है, सबसे पहले मेटल्स को ध्यान में रखेंगे, फिर मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। इस तरह से हम समीकरणों को बैलेंस करेंगे। अब हम और लेते हैं समीकरण के उदाहरण। दूसरी समीकरण है एक, फिर हम लेते हैं एक समीकरण, अगला है NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन रहा है NaOH प्लस H2SO4, फिर सोडियम सल्फेट जल Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस जल, ये रासायनिक अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम सल्फेट बनता है और जल बनता है। तो ये समीकरण बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है, बस वही तरीका है। सबसे पहले मेटल्स को, मेटल देख लेते हैं। सोडियम है, तो सोडियम इधर कितना है 1 है, और यहाँ पर कितने सोडियम Na2 है, तो इसको 2 बनाएंगे। तो 2 बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे इसके आगे। फिर नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल क्या है सल्फर है, सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 ही है, ठीक है, सल्फर बराबर है। फिर हम चलते हैं मेटल्स की तरफ, वापस एक बार चेक कर लेते हैं मेटल्स बराबर है नहीं है, मेटल 2 है, यहाँ भी 2 है मेटल बराबर, फिर नॉन मेटल बराबर है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2 NaOH है, तो O का मतलब 2 आगे लगाया है तो 2 O हो गए, और 4 ये 6 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं 4 और 1 5, यानी कि Na2SO4 में O कितने 4 है और 1 O ये है 5 है, और इधर O कितने हैं 4 ये है और 2 ये है, 2 आगे लगाया तो 4 और 2 6 है, और इधर 5 है। तो हम इसको क्या कर लेंगे 6 बनाएंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस। वापस सोडियम देखते हैं एक बार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। 2 Na2, ठीक है, 2 सोडियम के परमाणु, यहाँ सल्फर कितना है 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 ये है 4 ये 6, 4 और 2 6 हो गए। अब हाइड्रोजन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ पर है, 2H है, 2 यहाँ और 2 ये 4,
और 2H2 ये भी 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। तो इस तरह से ये समीकरण हमारी क्या हो गई, बैलेंस। प्रक्रिया वही है, कोई सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, बस इस चीज का ध्यान ही रखना है, मेटल्स, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन के परमाणु को बैलेंस करना है। आगे हम बात करते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 रिएक्शन बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 रिएक्शन BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl, इसको बैलेंस करना है। समीकरण बैलेंस नहीं है। बेरियम क्लोराइड की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अब क्रिया हो रही है तो बेरियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, तो इसको बैलेंस करना है। वही तरीका है, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे। मेटल यहाँ पर बेरियम है, बेरियम को बैलेंस कर लेते हैं। Ba इधर है, यहाँ भी Ba एक ही है, एक ही परमाणु है, अभिकारक की ओर भी एक ही है Ba और उत्पाद की ओर भी बेरियम का एक ही परमाणु है, बेरियम बैलेंस। अब बात करते हैं हम किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल में क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, BaCl2 क्लोरीन 2 है और यहाँ पर 1 है क्लोरीन, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्लोरीन बराबर हो गए। वापस बेरियम देख लेते हैं, बेरियम यहाँ अभी भी एक ही है और यहाँ भी एक ही है। फिर हम क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन 2 है और यहाँ 2 है, और भी है नॉन मेटल, एक है नॉन मेटल सल्फर H2SO4 में सल्फर अभिकारक की ओर एक है परमाणु, यहाँ भी एक ही परमाणु है। तो मेटल्स और नॉन मेटल हो गए आपके बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, ये है H2, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए, रासायनिक समीकरण बैलेंस। ठीक, तो इस तरह से ये भी रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाती है। एक रासायनिक समीकरण और दी है आपके बुक में, वो रासायनिक समीकरण को देखते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराई जा रही है AgNO3 से, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बन रहा है, NaNO3, क्या बन रहा है, NaNO3 और AgCl, NaNO3 प्लस AgCl बन रहा है। अब देखिए NaNO3 और AgCl, ये रासायनिक अपक्रिया है, इसको हमें बैलेंस करना है, लेकिन ये रासायनिक समीकरण ऑलरेडी बैलेंस है। देख लीजिए आप, सोडियम का एक परमाणु है, यहाँ भी सोडियम का एक ही परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु है, यहाँ भी क्लोरीन का एक ही परमाणु है, सिल्वर का एक परमाणु है, यहाँ भी सिल्वर का एक ही परमाणु है, और नाइट्रेट ग्रुप यहाँ भी एक ही है, या N एक ही है और यहाँ भी एक ही है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन फिर भी इसको आपकी बुक में दे रखा है। लेकिन ये जो बहुत अच्छा उदाहरण है किसका, द्विविस्थापन अपक्रिया का, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है द्विविस्थापन अपक्रिया, तो इसका भी ये उदाहरण है, इसको हमने समझ लिया, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर रहे हैं। आगे देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कुछ अभिक्रियाएं दी हैं, उनके लिए हमें संतुलित करना है, कौन कौन सी हैं फिर देख लेते हैं एग्जांपल्स, कौन कौन सी हैं फिर देख लेते हैं एग्जांपल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, प्लस जल बनता है। ठीक है, ये है अभिक्रिया। बुझा हुआ चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। इसको हमें बैलेंस करना है, बैलेंस है नहीं, बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे। एक कैल्शियम यहाँ मेटल है तो अभिकारक की ओर कैल्शियम एक है, यहाँ भी अभिकारक की ओर कैल्शियम एक ही है। अब देखिए कैल्शियम एक हो गई, दोनों तरफ कैल्शियम बैलेंस है। उसके बाद हम नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। नॉन मेटल क्या है, कार्बन, कार्बन यहाँ एक परमाणु है और यहाँ कार्बन एक ही परमाणु है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ये हो गए अभिकारक की ओर और 2 ये हो गए, OH का होल ट्वाइस है, यानी कि O 2 है, तो 2 और 2 4।
और यहां भी ऑक्सीजन कितने हैं 4, 3 ये है और एक ये है 4। हाइड्रोजन कितने हैं, OH का होल ट्वाइस है, तो OH का होल ट्वाइस यानी कि ये भी बैलेंस है, ठीक है। OH का होल ट्वाइस, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन ये है, तो ये अभिक्रिया भी क्या है आपकी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस दी हुई है अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की इसमें भी जरूरत नहीं है। दूसरा है जिंक की जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया होती है, जिंक की जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया होती है, AgNO3 के साथ अभिक्रिया होती है, किसकी, जिंक की, तो क्या बनता है, जिंक नाइट्राइट बनता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है, और प्लस क्या बन रहा है, इसके साथ बन रहा है आपका Ag अलग निकल जाएगा, ठीक है, Ag अलग निकल जाएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ठीक है, Ag अलग निकल गया, विस्थापित कर दिया इसने, ठीक। अब देखिए क्यों करा वो हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको हमें बैलेंस करना है, बैलेंस है नहीं, वही प्रक्रिया है। सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे, धातुओं को, धातुओं के परमाणुओं को, फिर अधातुओं के परमाणुओं को, और फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो धातुएं कौन सी है, जिंक, यहां जिंक एक परमाणु है, यहां भी एक ही परमाणु है, ठीक है, जिंक एक ही परमाणु है, ठीक है ना। तो हमारा जिंक क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं जिंक के बाद कौन है, ये भी सिल्वर भी क्या है, एक प्रकार की धातु है, ये भी क्या है, एक परमाणु है, यहां भी एक ही परमाणु है, ये भी बैलेंस। नाइट्रोजन देखते हैं, अब क्योंकि हमने धातुओं को बैलेंस कर लिया, अब हम किसको करेंगे, नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल में कौन है यहां, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन कितना है, यहां एक परमाणु है अभिकारक की ओर, और यहां NO2 का होल ट्वाइस है, यानी कि नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो हमें इधर भी 2 करना पड़ेगा, इसके नाइट्राइट को भी, नाइट्रोजन को भी 2 करना है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखिए जब हमने यहां पर 2 लगाया, तो फिर हम वापस चेक करते हैं कि हमारे मेटल्स में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, तो मेटल को एक बार वापस चेक कर लेते हैं, मेटल के परमाणुओं को। तो यहां मेटल का कितना परमाणु है, एक परमाणु, ठीक, और यहां जिंक का एक परमाणु, यहां भी जिंक का एक परमाणु, ठीक है। अब सिल्वर को देख लेते हैं, सिल्वर, यहां पर सिल्वर 2 हो गए, और यहां पर सिल्वर कितना है, 1 है, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, सिल्वर भी बैलेंस। अब बात आती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितने हैं, यहां 2 आगे लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन 2 है यहां पर, और NO2 का होल ट्वाइस है, तो यहां भी नाइट्रोजन 2, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर मेटल और नॉन मेटल क्या हो गए, हमारे बैलेंस हो गए। अब हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, यहां तो है नहीं, 2 3 जा 6, NO3 का होल ट्वाइस है, तो ऑक्सीजन का होल ट्वाइस हो गया, तो थ्राइज है, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं, O3 का होल ट्वाइस है, तो यहां भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन है नहीं इसमें, तो रासायनिक समीकरण हो गई बैलेंस। इस तरह से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। चलिए अगली समीकरण ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट की जब अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस KCl। इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, बस वही तरीका है। सबसे पहले मेटल्स को देख लेते हैं, यहाँ एक मेटल है और यहाँ भी एक ही मेटल है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद की ओर बेरियम का एक एक परमाणु है, ठीक है। मेटल्स और भी है, पोटेशियम की यहाँ पर 2 है परमाणु और यहाँ 1 है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2, पोटेशियम भी क्या हो गए, बैलेंस, यानी कि हमारा बेरियम भी बैलेंस और पोटेशियम भी बैलेंस। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को, यानी कि नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन भी है और सल्फर भी है। क्लोरीन को देख लेते हैं, Cl2 है, क्लोरीन के 2 परमाणु है, यहां भी 2 परमाणु हो गए, ठीक हो गया, बैलेंस हो गया। अब सल्फर देख लेते हैं, सल्फर यहां 1 परमाणु है और यहां भी 1 ही परमाणु है, तो सल्फर भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए, सल्फर भी बैलेंस है, 1 ही है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, O4 और यहाँ O4, तो यानी कि इस समीकरण क्या होगी, बैलेंस, पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा है, एक जगह क्या लगाना है, 2 लगाना है, तो इस तरह से हमारी ये समीकरण है। एक अगली समीकरण है,
3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइट की जब अभिक्रिया होती है जल के साथ H2O के साथ, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस प्लस MgOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया, अमोनिया बन रही है। ये अमोनिया निर्माण की भी रिएक्शन है, ठीक है। अमोनिया इसी विधि से भी बनाई जाती है। मैग्नीशियम नाइट्राइड की जब जल से अपक्रिया हो रही है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और अमोनिया बन रही है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। देखते हैं इसमें सबसे पहले हम धातुओं को बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम को ही देख लेते हैं, मैग्नीशियम धातु है, ठीक। मैग्नीशियम यहाँ है 3 Mg3 और यहाँ मैग्नीशियम है 1, तो इसको 3 बनाना है तो 3 हमने लगा दिया, मैग्नीशियम हो गया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अधातुओं को बैलेंस करते हैं। अधातु क्या है इसमें? नाइट्रोजन, और यहाँ भी नाइट्रोजन है, तो हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं। यहाँ 2 है N2 और यहाँ पर है नाइट्रोजन 1, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया, नाइट्रोजन भी बैलेंस। वापस हम मैग्नीशियम को चेक करेंगे, कहीं मैग्नीशियम तो गड़बड़ नहीं हो गए। तो मैग्नीशियम को देखा तो मैग्नीशियम कितने हैं? 3 इधर है और 3 मैग्नीशियम इधर ही है। फिर हम अधातु को देख लेंगे, नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना है यहाँ ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? OH का होल ट्वाइस, ठीक है, 2 3 6, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी उधर नहीं है, यहाँ है 6। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 6, ऑक्सीजन 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1, यानी कि यहाँ हमें कितना लगाना है? इसको 6 बना देंगे, तो ये 6 हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 ऑक्सीजन इधर हो गए और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन ये हो गए, ठीक है। मैग्नीशियम, अब वापस हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं? 6 दूनी 12, H कितने हैं यहाँ? 12 हैं, और यहाँ H कितने हैं? ये यहाँ OH का होल ट्वाइस में H है, तो 2 3 6 H यहाँ हो गए, और यहाँ कितने हैं? हाइड्रोजन 3 2NH3 में 3 दूनी 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, तो 6 ये और 6 6 12, और इधर भी हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस है, बाकी पूरी समीकरण हो गई बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, लास्ट समीकरण ले लेते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। समीकरण है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई है अमोनिया से, NH3 रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे हो रही है? अमोनिया से। कॉपर नाइट्रोजन प्लस H2O, कॉपर नाइट्रोजन प्लस H2O, ठीक है। ये है, इसको बैलेंस करना है हमें, कर लेते हैं। सबसे पहले धातु को बैलेंस। यहाँ धातु क्या है? कॉपर, यहाँ भी कॉपर 1 ही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन को देखते हैं अधातु के रूप में, नाइट्रोजन 1 और यहाँ नाइट्रोजन है 2, तो इसको हम क्या लगा देंगे? यहाँ 2 लगा देंगे, 2 बनाना है नाइट्रोजन को, 2 बन गए, इधर भी 2, इधर भी कॉपर। फिर देख लेते हैं, कॉपर का 1 ही है, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 1 है यहाँ, और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 ही है, ठीक, ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? 2 हैं, और यहाँ कितने हैं? 6, तो इसको 6 बनाएंगे तो यहाँ 3 लगा देंगे। अब फिर देखते हैं हम, कुछ डिसबैलेंस हुआ। सबसे पहले कॉपर को देखते हैं, कॉपर कितने हैं? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक। नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 1 और यहाँ, अरे ये 3 हो गए। अब देखिए, ये 3 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर है 1, तो इसको हमें 3 बनाना है, तो यहाँ हमने 3 लगा दिया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 3, ठीक है। अब वापस हम किसको देखना है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 6 और 3 दूनी 6, ठीक है।
तो सारी समीकरण क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी समीकरणों को, कोई भी समीकरण हो, बड़ी से बड़ी समीकरण, उसको हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। एक और समीकरण ले लेते हैं, MnO2 प्लस MnO2 प्लस HCl रिएक्शन, MnO2 प्लस HCl रिएक्शन MnCl2, मैग्नीज क्लोराइड प्लस, जब मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा, H2O प्लस, यहां देखो मैग्नीज क्लोराइड H2O प्लस Cl2। ठीक है, ये बन रहा है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले वही है, धातु को हमें बैलेंस करना है, धातु मैग्नीज है, यहाँ मैग्नीज का एक परमाणु, यहाँ भी एक परमाणु। फिर अधातु को बैलेंस करना है, अधातु कितनी है, अधातु कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ एक है और यहाँ कितनी है, 2 ये और 2 ये, 4, तो इसको हमें 4 बनाना है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, तो ये भी कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर भी क्लोरीन के परमाणु कितने हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ 4। वापस मैग्नीज को चेक करते हैं, मैग्नीज यहाँ एक है और यहाँ भी एक ही है। ठीक है, अब हमने क्लोरीन भी मेटल्स और नॉन मेटल्स को बराबर कर लिया। अब बारी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं, O2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसको हमें एक, इधर 2 परमाणु ऑक्सीजन के यहाँ है 1, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। अब वापस हम मैग्नीज को चेक कर लेते हैं, एक बार शुरू से फिर से कर लेते हैं। मैग्नीज, ये मैग्नीज एक ही परमाणु है, क्लोरीन के 4 हैं, क्लोरीन के 2 ये हैं, 2 4 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर, 2 ये हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 4 है यहाँ, और 2H2, ये भी कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4HCl है, तो 4 हो गए। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गई। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा धातुओं में जो संक्षारण होता है वो क्यों होता है। तो धातुओं में संक्षारण का मतलब है कि धातुएं अपने आप को धीरे धीरे नष्ट करती रहती हैं, और वो क्यों होता है, क्योंकि धातुएं क्या कर लेती हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं। धातुओं की अभिक्रिया किससे हो जाती है, ऑक्सीजन से हो जाती है, वायुमंडल में उपस्थित नमी के कारण। तो इन तीनों की जब अभिक्रिया होती है तो ये धातुएं क्या करती हैं, अपने आप को धीरे धीरे नष्ट करती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लगती है और लोहे का वेट कम होता रहता है, लोहे में जंग लगना ये इसी का उदाहरण है, जंग लगती है। कॉपर भी नष्ट होता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सिल्वर है, सिल्वर पर भी कालापन आ जाता है, तो वो संक्षारित होने लगती है। ठीक है, तो धातुएं क्या करती हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो नमी है उससे अभिक्रिया कर लेती है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, धातुओं को संक्षारण से बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम संक्षारण से नहीं बचाएंगे तो धातु क्या होती रहेगी, धीरे धीरे कमजोर होती रहेगी। उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, धातुओं पर पेंट लगाना पड़ता है, ग्रीस लगाना पड़ता है, ऑयल लगाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को होने से बचा सकते हैं। संक्षारण के कारण बहुत सारे लोहे की रेलिंग या जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत अधिक क्षति होती है। तो इसके बचाव का एक ही तरीका है कि हम लोहे पर क्या करें, पेंट लगाकर बचा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है विकृत गंधिता, पूछ देता है एग्जाम में, क्या है विकृत गंधिता। तो जनरली विकृत गंधिता क्या है कि जब हम कोई खाद्य पदार्थ होता है हमारे पास, तो वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को जब अधिक समय तक रखा जाता है तो वो क्या कर लेती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। बसीय पदार्थ यानी कि तैलीय पदार्थ जिनमें तेल होता है, तो ये तेल क्या करता है, किससे अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। जब लंबे समय तक हम उसको रखते हैं तो उसकी गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वो उतना स्वादिष्ट नहीं रहता। तो यही क्या है, विकृत गंधिता का लक्षण है, विकृत गंधिता का उदाहरण है। क्योंकि वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जो तेल है वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उपचयन की प्रक्रिया होने लगती है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, ऑक्सीजन जुड़ने लगती है, तो इस कारण से उपचयित हो जाती है और उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, तो उन चिप्स के पैकेट में
एक प्रश्न आता है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरी होती है? क्यों भरी होती है नाइट्रोजन? उसका यही कारण है कि नाइट्रोजन भरने का, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन भर दी जाती है और चिप्स में अगर ऑक्सीजन ही होगी तो क्या हो जाएगा, ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और अपने आप को उपचयित कर लेगा, तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या भरा जाता है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स में, जिससे कि जो खाद्य सामग्री उस चिप्स में है उसका वो नष्ट ना हो। कुछ पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। कोई पदार्थ है और वो पदार्थ क्या है, X है, और इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है, सफेदी करने के लिए किया जा रहा है। सफेदी मतलब व्हाइट, मकान को व्हाइट करने के लिए किया जा रहा है। और पदार्थ का विलयन है, क्या है, विलयन, विलयन है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि उस पदार्थ का नाम लिखिए कि वो कौन सा पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम क्या होगा, पहला तो यही है, और उसका सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो आपको पता है सफेदी करने के लिए जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वो कौन सा होता है, चूना, और चूने का जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका हम रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, दूसरा इसी में प्रश्न था कि X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, यानी कि जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो CaO प्लस H2O, तो ये आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस हीट भी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, क्योंकि ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये है चूना और ये है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब विलयन बनाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब विलयन बनाया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था। एक प्रश्न और है, अगला प्रश्न है एक, इसमें सफेदी करने के लिए जो 2-3 दिन बाद ही दीवारों पर चमक आती है, क्यों? सफेदी करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कोई दीवार है हमारी और इस दीवार पर हमने क्या किया हुआ है, चूना कर दिया, वाइट वॉश कर दिया है, वाइट किया है उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। ठीक है, तो इस पर जो दीवार पर चमक आएगी वो 2 से 3 दिन के बाद आएगी, ऐसा क्यों होता है, तुरंत क्यों नहीं आती? उसके पीछे लॉजिक है, और वो लॉजिक है कि हम जानते हैं कि जब चूना जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है आपका, ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है, और अब ये जो CaOH का होल ट्वाइस बना है ये भी क्या करता है, CaOH का होल ट्वाइस किससे अभिक्रिया करता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, CaCO3 बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बना देता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बनने में 1 से 2 दिन का समय लगता है, और जब ये बन जाता है तभी क्या होती है, दीवार पर चमक आती है। ठीक है, तो दीवार पर चमक आने का मेन 2-3 दिन के बाद क्यों आती है, क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, बुझा हुआ चूना जो बना है, वो बुझा हुआ चूना क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपस्थित है, वायुमंडल में, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाती है दीवार पर, और वो लेयर ही क्या करती है, चमकती है। ठीक है, तो ये आपका अगला प्रश्न था।